Hello students, hope you all are fit and fine, and this is second class of reproduction in organisms. We were discussing about asexual reproduction और पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने कहा था कि 5 मेथड्स हैं उसके, दैट इज फीजन, वो हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग आ जाए जो उसका सेकेंड मेथड है बर्डिंग। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन सम यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक हाइड्रा, ओबेलिया एट्सेट्रा। हाइड्रा में क्या होता है कि जो पेरेंट है, इस पेरेंट के ऑलमोस्ट सेंटर में बर्ड लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। बर्ड तो समझते हैं कली, तो हाइड्रा के जो पेरेंट हैं उसके ऑलमोस्ट मिडिल में बर्ड लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है और यह बर्ड ग्रेजुअली ग्रो करता है और उसके एपिकल पोर्शन से अनेक टेंटिकल्स भी निकल आते हैं। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर से आपने पढ़ा होगा, इसे टेंटिकल्स कहते हैं। और यह बर्ड अपने पेरेंट से डिटैच होता है, जिससे दो ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, दो हाइड्रा का निर्माण होता है। डिटैचमेंट के पहले हाइड्रा में कभी कभी यह जो बर्ड है उसमें भी एक नए बर्ड का निर्माण हो जाता है। ये बर्डिंग की क्रिया सैक्रोमाइसिस, ईस्ट आपने सुना होगा, जो फर्मेंटेशन की क्रिया भी करते हैं, तो सैक्रोमाइसिस में भी ये क्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि एट फर्स्ट जो सेल है उसके वॉल्यूम में वृद्धि होती है और उस सेल के किसी एक एंड पर कंस्ट्रिक्शन का निर्माण होता है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे फीजन में कि फीजन में जो अपोजिट वॉल्स है उसके ऑलमोस्ट सेंटर में कंस्ट्रिक्शन का निर्माण होता है, लेकिन बर्डिंग में क्या होता है कि इसके किसी एक एंड पर कंस्ट्रिक्शन का निर्माण होता है और यह कंस्ट्रिक्शन ग्रेजुअली ग्रो करता है, धीरे धीरे वृद्धि करता है, जिससे दो अनइक्वल डॉटर सेल्स का अर्थात दो अनइक्वल ईस्ट्स का निर्माण हो जाता है। बर्डिंग में हमेशा दो अनइक्वल डॉटर सेल्स बनते हैं, फीजन में हमेशा इक्वल डॉटर सेल्स बनेंगे और बर्डिंग में हमेशा दो अनइक्वल डॉटर सेल्स बनते हैं। ये हमेशा याद रखना है। दूसरी बात है कि ईस्ट में चूंकि कंस्ट्रिक्शन का निर्माण बार बार उसी एंड पर था, यहाँ दो डॉटर सेल्स बन गए, अब पुनः कंस्ट्रिक्शन इसी एंड पर बनता है, जिसके कारण ईस्ट में वे जो डॉटर सेल्स हैं उसके एक चेन का, एक श्रृंखला का भी निर्माण हो जाता है। तो यह जो मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसे ही हम लोग कह देते हैं बर्डिंग। अब आ जाइए जो थर्ड मेथड हम लोग लिखे थे, कल आपने पिछले क्लास में एक टेबल बनाया था, आप जरा उसको रिवाइज कर जाए। आपने लिखा था उसमें कि देयर आर 5 मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट था उसमें फीजन, सेकंड अभी आपने पढ़ा बर्डिंग। बर्डिंग में हमेशा याद रखना है कि अनइक्वल डॉटर सेल्स बनेंगे। थर्ड मेथड जो था आप याद करो, दैट इज फ्रैगमेंटेशन। Asexual reproduction, third method, that was fragmentation. In this type of asexual reproduction, when any organism divides into or more parts, each segment grows to form a new organism. ऐसा रिप्रोडक्शन होता है लाइक फिलामेंटस एल्गी, आपने पढ़ा होगा स्पायरोगायरा एल्गी है फिलामेंटस एल्गी, लाइक स्पॉन्जेस, या कुछ एनिमल्स हैं लाइक प्लैनेरिया, इसी को कॉमनली आप कह देते हैं फ्लैटवर्म। एक बात और यहाँ मैं कहना चाहूँगा आपके लिए, 11 में आप पढ़ चुके होंगे
कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वहाँ था क्लासिफिकेशन में, जहाँ कहीं भी हम लोग बोटेनिकल नेम लिखेंगे या जूलॉजिकल नेम लिखेंगे तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंतर्गत कैरोलस लीनियस ने बताया था कि ये वहाँ ला दिया गया कि यदि वो हैंड रिटेन हो या टाइप रिटेन हो तो बोटेनिकल नेम या जूलॉजिकल नेम को अंडरलाइन करेंगे। क्लियर? तो ये आदत डालनी है हमको, अदरवाइज नंबर वहाँ आपका डिडक्ट होगा। जहाँ कहीं भी हम लोग बोटेनिकल नेम लिखेंगे या जूलॉजिकल नेम लिखेंगे तो उसको अंडरलाइन करेंगे। खैर, तो मैंने कहा कि ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यदि कोई ऑर्गेनिज्म दो अथवा अधिक भागों में टूटता है, विखंडित होता है, तो उसका प्रत्येक सेगमेंट स्वतः वृद्धि कर जाता है, जिससे एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। व्हेन फ्रैगमेंटेशन अर्थात डिवीजन, व्हेन डिवीजन अकर्स इटसेल्फ रेगुलरली एंड स्पॉन्टेनियसली इट इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। यदि वो टूटने की क्रिया, अलग होने की क्रिया प्रकृति में स्वतः हो रही हो, कोई एक्सटर्नल फैक्टर वहाँ नहीं हो, तो इस क्रिया को हम लोग कह देते हैं फ्रैगमेंटेशन। एंड व्हेन डिवीजन अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंज्यूरी, यदि किसी बाहरी आघात के कारण ये वो टूट रहा हो, जैसे स्पायर वगैरह, पानी में बहुत सारी मछलियाँ चलती हैं, उसके कारण टूट गया, दैट इज कॉल्ड रीजेनरेशन। क्लियर? कि यदि फ्रैगमेंटेशन टूटने की क्रिया स्वतः होती हो प्रकृति में, वो स्वतः डिवाइड कर रहा हो, दो या अधिक भागों में विखंडित हो रहा हो, तो इस क्रिया को हम लोग कह देते हैं फ्रैगमेंटेशन। और यदि किसी एक्सटर्नल इंज्यूरी के कारण वो दो या अधिक भागों में डिवाइड कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड रीजेनरेशन। क्लियर? देन आप आ जाइए, ये थर्ड था। फोर्थ, दैट वाज sporulation. The formation of spores is called sporulation. स्पोर्स के निर्माण की क्रिया को हम लोग कह देते हैं स्पोरुलेशन। स्पोर इज स्मॉल यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर विच ग्रोज इन फेवरेबल कंडीशन टू फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनिज्म। स्पोर जो होता है वो बिल्कुल छोटा यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है और वो फेवरेबल कंडीशंस में, उनको यदि अनुकूल परिस्थिति मिलती हैं तो ईच स्पोर जो है वो ग्रो करता है, जिससे एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। स्पोर फॉर्मेशन होता है लाइक बैक्टीरिया में, एल्गी जो लोअर प्लांट्स हैं लाइक एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में स्पोर्स का निर्माण होता है। क्लेमाइडोमोनास में 11 में आपने पढ़ा होगा, क्लेमाइडोमोनास एल्गी है, यूनिसेलुलर एल्गी। क्लेमाइडोमोनास में अनेक मोटाइल स्पोर्स का निर्माण होता है। वैसे स्पोर्स को हम लोग कह देते हैं ज़ूस्पोर्स। व्हेन द स्पोर्स आर मोटाइल दे आर कॉल्ड ज़ूस्पोर्स। कुछ एल्गी है जिसमें स्पोर्स होते हैं थीन वॉल्ड एंड नॉन मोटाइल, उसमें फ्लैजिला सिलिया उपस्थित नहीं होता है। सच स्पोर्स आर कॉल्ड एप्लेनोस्पोर। When spores are thin-walled and non-motile, they are called एप्लेनोस्पोर्स। क्लेमाइडोमोनास में ही बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं जो थिक वॉल्ड होते हैं एंड नॉन मोटाइल होते हैं। देन व्हेन स्पोर्स आर थिक वॉल्ड एंड नॉन मोटाइल दे आर कॉल्ड हाइप्नोस्पोर। वैसे स्पोर को हम लोग कह देंगे हाइप्नोस्पोर। आपने सुना होगा पेनिसिलियम, फंजाई है। द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन was derived from Penicillium two species, Penicillium notatum and Penicillium chrysogenum। खैर, तो पेनिसिलियम में स्पोर्स का निर्माण हमेशा चेन में होता है। जैसे इसमें आपने देखा तो वहाँ जो स्पोर्स का निर्माण होता है वो हमेशा चेन में होता है, और वैसे स्पोर्स को हम लोग कह देते हैं कोनिडिया। व्हेन स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन ए चेन दे आर कॉल्ड कोनिडिया। इस प्रकार से आपने देखा कि अनेक प्रकारों के स्पोर्स बनते हैं। यदि वो मोटाइल होंगे तो उसे कह देंगे ज़ूस्पोर्स, थीन वॉल्ड एंड नॉन मोटाइल है तो उसे कह देंगे एप्लेनोस्पोर्स,
थिक वॉल्ड नॉन मोटाइल स्पोर्स को कह देते हैं हाइपनोस्पोर्स, और यदि स्पोर्स एक चेन में बने तो उसे हम लोग कह देते हैं कोनिडिया। कहते हैं कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो काफ़ी अधिक संख्या में स्पोर्स का निर्माण करते हैं। आपने नाम सुना होगा एगेरिकस, कॉमनली कॉल्ड मशरूम। हम लोग वेजिटेबल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं मशरूम की, बॉटैनिकल नेम इज एगेरिकस। तो एगेरिकस अपने स्पोर्स के निर्माण के पीक आवर में, जब वो काफ़ी अधिक स्पोर्स बनाता होता है, उस समय आप डोंट बिलीव कि पर मिनट यह एगेरिकस जो है वो लगभग 5 लाख स्पोर्स का निर्माण करते हैं। एगेरिकस अपने स्पोर्स के निर्माण के पीक आवर में पर मिनट यह लगभग 5 लाख स्पोर्स का निर्माण करता है, और आफ्टर डिस्पर्सल प्रत्येक स्पोर जो है वो वृद्धि करता है, जिससे एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो इस मेथड को ही हम लोग कह देते हैं क्या, स्पोर्युलेशन। क्लियर। फिफ्थ आ जाइए, आपने लिखा था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। रिकॉल कर दूं कि फर्स्ट था फीजन, सेकेंड आपने पढ़ा बर्डिंग, थर्ड वन वाज फ्रैगमेंटेशन, फोर्थ पढ़ा आपने स्पोर्युलेशन। अब फिफ्थ आ जाइए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वैसा ऑर्गन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता है उसे हम लोग कह देते हैं वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव ऑर्गन, लाइक रूट, स्टेम, लीफ। ये चूंकि रिप्रोडक्शन में इनका कोई रोल नहीं, कोई भाग नहीं लेते ये, इसलिए उसे हम लोग कह देते हैं वेजिटेटिव पार्ट। और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, लाइक फ्लावर, आगे हम लोग पढ़ेंगे एंडोएसियम, गायनोएसियम, वो रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। तो प्लांट का वह ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन में नहीं भाग लेता उसे हम लोग कह देते हैं वेजिटेटिव पार्ट। तो कुछ प्लांट्स का, बहुत सारे पौधे आगे एग्जाम्पल आता है, उसका वेजिटेटिव पार्ट अर्थात रूट, स्टेम, लीफ वह ग्रो करता है, जिससे एक नए प्लांट का निर्माण हो जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी 2 मेथड्स द्वारा होता है। एक को हम लोग कह देते हैं, आपने लिखा था नेचुरल मेथड, व्हेन द वेजिटेटिव पार्ट, लाइक आपने कहा कि रूट, स्टेम, लीफ ग्रो इटसेल्फ इन नेचर, किसी ने वो काट कर नहीं लगाया, प्रोपेगेट नहीं किया, वो प्रकृति में स्वतः वृद्धि कर रहा हो, जिससे एक नए प्लांट का निर्माण हो रहा हो, तो इसे हम लोग कह देते हैं नेचुरल मेथड। हम लोग लिखे थे कि नेचुरल मेथड भी होता है 3 प्रकारों का, एक बाय रूट्स, सेकेंड वन बाय स्टेम एंड थर्ड वन बाय लीव्स। देखेंगे बारी बारी से। बाय रूट्स अनेक प्लांट हैं, जैसे आप जानते हैं दैट इज स्वीट पोटैटो, बोटेनिकल नेम आइपोमिया बटैटस। धीरे धीरे बोटेनिकल नेम याद हो जाएगा, मैं इतना बार बोलूँगा ही कि आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। और बोटेनिकल नेम पूछते हैं कंपटीशन में, एग्ज़ाम में। तो स्वीट पोटैटो लाइक विंटर सीजन में एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, हम लोग गार्डन में लगाते हैं, डालिया कह देते हैं उसको, लाइक एस्पेरेगस। इनके रूट्स होते हैं मॉडिफाइड एंड फ्लेशी। ये जो प्लांट्स हैं लाइक स्वीट पोटैटो, डालिया, एस्पेरेगस,
इनके मॉडिफाइड रूट्स होते हैं फ्लैशी, और उस रूट्स पर बहुत सारे बर्ड्स होते हैं। जैसे आपने पोटैटो में, आलू में देखा होगा कि उस पर बर्ड्स होते हैं, आँख कह देते हैं हम लोग। तो वो जो बर्ड्स हैं वह स्वतः वृद्धि करता है, जिससे एक नए प्लांट का निर्माण होता है। आप स्वीट पोटैटो को कभी गौर से देखिएगा, उस पर भी पोटैटो की तरह, आलू की तरह ही बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, और ईच बर्ड ग्रोज टू फॉर्म ए न्यू प्लांट। कुछ पौधे जैसे दलबर्जिया, बोटेनिकल नेम सिसो, शीशम कह देते हैं हम लोग, या एक प्लांट होता है एल्बीजिया, दैट इज एल्बीजिया लेबेक सीरीज। ये जो प्लांट्स हैं, आपने दलबर्जिया देखा होगा, शीशो, शीशम का पौधा, फर्नीचर्स बनाए जाते हैं शीशम की, वो वुड होती है काफ़ी ड्यूरेबल। तो दलबर्जिया में गौर कीजिएगा कि उनके जो अंडरग्राउंड रूट्स होते हैं, वहाँ से स्वतः ऊपर की ओर शूट निकल आते हैं। शूट मीन द एरियल पोर्शन ऑफ द प्लांट, स्टेम एंड लीव्स। कभी कभी कहीं गौर कीजिएगा कि एक भी पौधा है शीशम का, तो स्वतः उस एरिया में अगर कोई इन्फेस्टेशन ना हो, कोई उनको डिस्टर्ब ना कर रहा हो, तो उस एरिया में धीरे धीरे बहुत सारे शीशम के पौधे हो जाते हैं। होता क्या है कि उनके जो अंडरग्राउंड रूट्स चारों ओर फैले हैं, उससे ऊपर की ओर स्वतः स्टेम एंड रूट लीव्स निकल आते हैं, और वो ग्रेजुअली वृद्धि करता है, जिससे एक नए पौधे का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि बहुत सारे प्लांट्स हैं, इसके रूट्स जो हैं वह स्वतः वृद्धि किया, किसी ने वो लगाया नहीं। घर में भी हम लोग जो है वो ये प्लांट रख देंगे तो वो स्वतः वृद्धि कर जाता है, अगर उनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वह स्वतः वृद्धि करता है, जिससे एक नए पौधे का निर्माण होता है। सेकंड आ जाइए आप, ये पहला हो गया बाई रूट्स, सेकंड वन बाई स्टेम्स। बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसका मॉडिफाइड स्टेम ग्रो करता है, वृद्धि करता है, और नए पौधों का निर्माण होता है। जैसे 11 में हम लोग सारा पढ़ चुके हैं, पोटैटो, आलू हम लोग घर में रखते हैं। पोटैटो में जो स्टेम का मॉडिफिकेशन है उसे हम लोग कह देते हैं स्टेम ट्यूबर, जो हम लोग वेजिटेबल के रूप में यूज़ करते हैं, दैट इज ट्यूबर। और उस पर बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, और प्रत्येक बर्ड पुनः वृद्धि करता है, जिससे एक नए प्लांट का निर्माण हो जाता है। हमारे घरों में होता है जिंजर, टर्मेरिक, वहाँ वह भी स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है जो हम लोग यूज़ करते हैं। उस मॉडिफिकेशन को हम लोग कह देते हैं राइजोम। बस ये मॉडिफिकेशन याद रखना है कि जो मॉडिफाइड, यह जो टर्मेरिक है हमारे घरों में, जिंजर है, उस मॉडिफिकेशन को हम लोग कह देते हैं राइजोम। प्याज, ओनियन, गार्लिक, वह भी स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है, और उस मॉडिफिकेशन को हम लोग कह देते हैं बल्ब। उस मॉडिफिकेशन को हम लोग कह देते हैं बल्ब। एक प्लांट है एमॉर्फोफैलस, नाम सुना होगा आपने, एमॉर्फोफैलस, दैट इज एलिफेंट फुट ओल, मध्य प्रदेश में उसको सोरन कहते हैं। तो यह जो एमॉर्फोफैलस है, या कोलोकैसिया, दैट इज चारू, अरबी, कच्चू, अरुई जिसको कहते हैं, यह जो एमॉर्फोफैलस तो जानते हैं आप, दैट इज एलिफेंट फुट, उसमें जो स्टेम का मॉडिफिकेशन है उसे हम लोग कह देते हैं कॉर्म। और ये जितने भी मॉडिफाइड स्टेम, अभी जितना मैंने नाम लिया, वो आलू है, जिंजर है, टर्मेरिक है, ओनियन है, गार्लिक है, एमॉर्फोफैलस है, कोलोकैसिया है, इसके मॉडिफाइड स्टेम पर बहुत सारे बर्ड्स होते हैं। और फेवरेबल कंडीशन में, ओल तो देखा भी होगा आपने, एमॉर्फोफैलस एलिफेंट फुट छोड़ देते हैं, और नेक्स्ट ईयर जब फेवरेबल कंडीशन आता है, वो रेनी सीजन आता है, स्वतः जर्मिनेट कर जाते हैं, जिससे नए पौधे का निर्माण करता है। हम लोग घर में आलू भी रखते हैं, आधी हल्दी रखते हैं, वो जिंजर, टर्मेरिक, फेवरेबल कंडीशन में वो जर्मिनेट कर जाते हैं, जिससे नए पौधों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से ये मॉडिफाइड स्टेम हो गए। कुछ प्लांट जैसे आप जानते हैं ऑक्जेलिस, ये प्लांट मैंने आपको दिखाने के लिए ले आया, ऑक्जेलिस,
ये प्लांट कभी देखे होंगे, सड़क किनारे, रोड किनारे ये मिलते हैं ऑक्जेलिस। यह जो ऑक्जेलिस है, इसमें गौर कीजिए कि यह जो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, इनसे एक विशेष ब्रांच निकलता है जो ग्राउंड पर प्रोस्टेट अवस्था में, वो क्रीपिंग अवस्था में आगे की ओर ग्रो करते हैं। अब मैं नज़दीक से दिखाना चाहूँगा कि देखिए यह जो स्टेम है, इस स्टेम के मॉडिफिकेशन को हम लोग कह देते हैं रनर। इस मॉडिफाइड स्टेम को कह देते हैं रनर। अब यह जो रनर है, इसके प्रत्येक नोड से, नोड दैट इज पार्ट ऑफ ए स्टेम बाय विच वन और मोर लीव्स अराइज इज कॉल्ड नोड। तो यह एक नोड है। अब इस नोड से गौर कीजिए, नज़दीक से दिखाना चाहूँगा कि इसके निचले भाग से यहाँ रूट निकले हुए हैं, ऊपर की ओर शूट निकले हुए हैं। पुनः देखिए वो नेक्स्ट जो इसका नोड है, वहाँ से देखिए यहाँ से पुनः ऊपर की ओर शूट निकले हैं और ये नीचे की ओर रूट्स निकले हुए हैं। तो इस प्रकार से यह जो रनर है, इसके प्रत्येक नोड से ऊपर की ओर शूट अर्थात स्टेम एंड लीव्स निकल आते हैं, नीचे की ओर रूट्स निकल आते हैं। अब यदि यह जो रनर ब्रांच है वो किसी कारण से टूटेगा, तो यह जो प्रत्येक फ्रैगमेंट है वो इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से एक नए पौधे का निर्माण करता है। तो यह जो ऑक्जेलिस है, या खटी बोटी इसको कह देते कॉमनली लोग, या साइनोडॉन बोटेनिकल नेम दूब ग्रास, तो उसमें भी देखिएगा इसी प्रकार के वो रनर स्टेम का, चूँकि ये पौधा जहाँ कहीं भी एक होगा, गौर कीजिएगा कि धीरे धीरे चारों ओर फैल जाते हैं। दूब ग्रास को भी, साइनोडॉन को भी देखिए, जहाँ भी एक दूब ग्रास हो गया वो धीरे धीरे पूरा एरिया ही कवर कर लेता है, चूँकि वो रनर ब्रांच का निर्माण करता है। एक पौधा पहले इंडिया में नहीं था, दैट इज आइकॉर्निया, कॉमनली कह देते हैं उसको वाटर हायसिंथ, या उसी को कह देते हैं टेरर ऑफ बंगाल। वो पौधा हमारे इंडिया में नहीं था, उसको लाया गया था ड्यू टू इट्स शेप ऑफ लीव्स एंड ब्यूटीफुल फ्लावर, एक राजा ने ले आया। अब वो हमारे यहाँ वो वीड जो है, तालाब में पानी में देखा होगा आपने, जलकुंभी कह देते कॉमनली उसको, तो पिस्टिया जो छोटे छोटे रोजेट होते हैं, और आइकॉर्निया दैट इज टेरर ऑफ बंगाल, उसमें वाटर सरफेस पर एक विशेष प्रकार के ब्रांच का निर्माण होता है। उस स्टेम ब्रांच को हम लोग कह देते हैं ऑफसेट। उस ऑफसेट ब्रांच से भी ऊपर की ओर शूट और नीचे की ओर रूट्स निकल आते हैं। और यदि किसी कारणवश वो ऑफसेट ब्रांच टूटता है या नहीं भी टूटता है, तो वो इंडिपेंडेंटली एक नए पौधे का निर्माण करता है। धीरे धीरे कहीं भी आप गौर करते हुए कि एक भी वो वाटर हायसिंथ जलकुंभी किसी भी तालाब में चला गया, तो वो पूरे तालाब को ही कवर कर लेता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑफसेट ब्रांच। इस प्रकार से हमने देखा कि बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसका स्टेम स्वतः वृद्धि करता है, किसी ने वो ना कट करके लगाया ना ही प्रोपेगेट कराया, वो स्वतः नेचर में ग्रो करता है, जिससे नए प्लांट का निर्माण हो जाता है। तो जैसा ये दैट इज़ आई थिंक इनफ फॉर दिस क्लास। और नेक्स्ट क्लास में हम आगे ये नेचुरल मेथड, आपने कहा था कि 3 विधियाँ होती है, बाय रूट्स, बाय स्टेम, बाय लीफ, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देन और भी अभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो आर्टिफिशियल मेथड हैं वहाँ हम लोग देखेंगे। ओके, पढ़ते रहिए और NCERT बुक ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। क्लियर? जैसा कि मैंने बताया था कि नोट्स जो हैं PDF फाइल में मैं आपको दूंगा, और उससे पहले आप हमारे चैनल शरणस बायोलॉजी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो सब्सक्राइब करेंगे उनको हम PDF फाइल में नोट्स उनके व्हाट्सएप पर या फिर मैं भेज दूंगा। कोई क्वेश्चन हो ज़रूर राइज कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू।